हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं क्या लेकर? वही हमारी एमसीक्यू सीरीज लेकर, राजस्थान के भूगोल को लेकर, जिसमें हम इससे पूर्व 2 कक्षाएं ले चुके हैं। तीसरी कक्षा आज प्रारंभ हो रही है। इस सेशन में हम बात करेंगे पठारों की। किसकी बात करेंगे? पठारों की। राजस्थान के पठार जो है, राजस्थान ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और एग्जामिनर के लिए जो है, ये जो टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न उठाना, या हम कहें यहाँ से प्रश्न देना बहुत इजी भी होता है और वो देते भी हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलरली 8-10 ही पठार हैं हमारे, और उनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न जो है बनता ही है। बात कर लेते हैं समय न गंवाते हुए कि कौन कौन से प्रश्न हैं और क्या क्या उसके आंसर होंगे, और पठारों को लेकर क्या क्या जो है तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत होता है। देखते हैं राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो अगर हम बात कर लें तो देखिए, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। बात कर लेते हैं उड़िया के पठार की। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखें, ये हमने मानचित्र रखा है आपके सामने। इसमें हम मानचित्र खोलेंगे सिरोही का। कहाँ का? सिरोही का। देखिए, ये है हमारा सिरोही। ये राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, उसमें जिला है हमारा सिरोही। ये आपके सामने हमने सिरोही प्रस्तुत कर दिया। चलिए सिरोही की बात कर लें तो सिरोही के लगभग मध्य में यहाँ पर ये पठार है। इसको हम कहते हैं उड़िया का पठार। क्या कहते हैं? उड़िया का पठार। अच्छा, इससे पहले हम चर्चा करें कि पठार क्या होता है। देखिए, पठार जो होता है, देखिए दो बातें हैं पठार के लिए। पहली बात तो ये, पठार होता क्या है? पठार, देखिए, पठार आसपास की भूमि से ऊंचा उठा हुआ ऐसा समतल भाग। कैसा? समतल। समतल होना चाहिए। पठार के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था यह है कि एक तो ऊंचा उठा होना चाहिए, और दूसरी बात है वो क्या होना चाहिए? ऊपर से समतल होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। जैसे आपके सामने बनाया कि आसपास की भूमि जो है उससे ऊंचा उठा हुआ समतल भूभाग जो है क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। अब बात करते हैं इनका निर्माण कैसे होता है। निर्माण जो है, देखो, कई प्रकार से हो सकता है। पठार की ज्योग्राफिकल दृष्टि से बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो पठारों का निर्माण माना जाता है, वो माना जाता है कि जब हमारी जो प्लेट होती है, प्लेट कौन सी? जो हम भू प्लेट की बात करते हैं, भू प्लेट जो होती है, इस भू प्लेट में जब कभी दरारें उत्पन्न हो जाती, क्या उत्पन्न हो जाती? दरारें। और दरारों से जो हमारा बेसाल्टिक लावा है, कौन सा? बेसाल्टिक, जिसको हम बेसाल्ट लावा भी बोलते हैं, जो होता है पतला। कैसा होता है? पतला। पतला क्यों होता है? क्योंकि ये पृथ्वी के मेंटल वाला जो पार्ट है, पृथ्वी का जो आंतरिक भूगर्भ है, जो जहां पिघली हुई चट्टानें पाई जाती है, वहां से ये लावा निकल कर आता है। और ये जो लावा है, जब है धरातल पर आता है, तो धरातल पर आते क्या होता है? फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। इस प्रकार से फैल जाता है। फिर दरारी उद्भेदन से फिर लावा निकलता है, और फिर क्या होता है? फिर ये फैल जाता है, फिर निकलता है, और फिर क्या होता है? फैल जाता है। तो इस प्रकार से निर्माण होता है पठार का। किसका निर्माण होता है? पठार का निर्माण इस प्रकार से होता है। एक तो दूसरा कि हमारी हमारी जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें जब जब आपस में एक दूसरे से दूर जाती है, तो यहां से भी क्या निकलता है? बेसाल्टिक लावा निकलता है, और इस प्रकार से पठार का निर्माण होता है। हालांकि इस प्रक्रिया में थोड़ा जो है संभावना ये रहती है कि जो पर्वत है उनका भी निर्माण होता है, या कटकों का निर्माण होता है। किसका? कटक का निर्माण होता है, ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखें तो। तीसरा, जब जब हम बात करें कि ये जो हमारी प्लेटें हैं, इन प्लेटों में मान लीजिए 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर चली गई, और क्या हो गई? नीचे धस गई। क्या हो गई? नीचे धस गई। तो प्लेटें जो है वो इस रूप में यहां पर पहुंच गई, इस रूप में पहुंच गई यहां पर। और ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेटें कहां आ गई? नीचे आ गई। तो ये ऊपर उठा हुआ भाग क्या रह गया? पठार नुमा आकृति में रह गया। किस नुमी में? पठार नुमा आकृति में रह गया। तो ऐसे भी निर्माण होता है पठारों का। तो पठारों का निर्माण कई प्रकार से होता है। ये जो हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं, और ये पठार नुमा भी बन सकते हैं। ये जो है, जो हम कहते हैं कि जो अपसरित प्लेट किनारा होता है, अपसरण प्लेट किनारा होता है, वहां पर कटक और पठार का निर्माण होता है। और जो हमने बात की दरारी उद्भेदन से जो लावा ऊपर उठता है और इस प्रकार से समतल भूभाग बना लेता है ऊपर उठकर, उसको हम पठार कहते हैं। तो पठार जो है कई प्रकार से बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिरोही की, कि सिरोही का जो पठार है
जिसको हम उड़िया का पठार कहते हैं, उसकी क्या विशेषता है? आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि पठार बनता कैसे। तो उड़िया के पठार की विशेषता की बात करें तो इसकी वो जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 1360 मीटर। कितनी है? 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। क्या है? सबसे ऊंचा पठार है। क्यों? क्योंकि इससे ऊंचा पठार राजस्थान में नहीं है। बात करते हैं इसी पठार के ऊपर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, जिसको हम गुरु शिखर कहते हैं, वो स्थित है, जो कितनी है? 1722 मीटर। इसी पर स्थित है राजस्थान की माउंट आबू, जिसको माउंट आबू बोलते हैं, जो शहर है वो स्थित है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थित शहर है। सबसे ऊंचा स्थित शहर कौन सा है? माउंट आबू शहर। कहां स्थित है? माउंट आबू, उड़िया के पठार पर सबसे ऊंचा शहर। वो भी कहां स्थित है? वो भी इसी पे स्थित है। बात करते हैं अगली तथ्य की। तो अगला तथ्य हमारे सामने ये है कि यहां पर नक्की झील स्थित है। कौन सी? नक्की झील, जिसकी चर्चा हमने पूर्व क्लास में भी की थी। नक्की झील जिसको कहा जाता है कि देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदकर बनाई गई है, परंतु ये जो है ज्वालामुखी क्रेटर है। क्या है? ज्वालामुखी क्रेटर है, क्रेटर झील भी कहते हैं इसको। और ये जो है सबसे ऊंचे स्थित, ये क्या है? सबसे ऊंचे स्थित मीठे पानी की झील है। सबसे ऊंचे स्थित मीठे पानी की झील है कौन सी? नक्की झील, जो कहां है? उड़िया के पठार पर स्थित है। तो याद रखिएगा, उड़िया का पठार कहां स्थित है? सिरोही जिले में। और हम बात करें इसके दक्षिण में, इस पठार के दक्षिण की अगर बात कर लें हम लोग, तो इसके पठार के दक्षिण में यहां पर एक पठार और स्थित है, जिसका क्या नाम है? जिसका हमारा नाम है, चलिए इसके बारे में चर्चा यहां कर लेते हैं। इसका नाम है हमारे आबू का पठार। क्या नाम है? आबू का पठार। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1295 मीटर। कितनी है? 1295 मीटर। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा, दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? आबू का पठार, जो कहां है? इसी उड़िया के पठार के दक्षिण हिस्से में स्थित है। तो ये इसकी तथ्य है। अच्छा, आप में से अगर कोई गया है, अगर माउंट आबू गया है, तो ये जरूर बताइए कि माउंट आबू जो चोटी है, उसके हम कहते हैं गुरु शिखर जो चोटी है, उसके आसपास की चोटियों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पठार की हम बात करें, अगले तथ्य की बात कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत पर स्थित है? से 8 किलोमीटर दूर स्थित गुरु शिखर की चोटी के नीचे स्थित है। तो देखिए इसमें जो कौन सा है, वो है हमारा उड़िया का पठार, जो है गुरु शिखर चोटी से लगभग 8 किलोमीटर नीचे स्थित है। कौन सा? उड़िया का पठार। चलिए बात कर लेते हैं आगे। अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। कहां पर है? सिरोही जिले में। याद रखिएगा, जयपुर में तो वैसे कोई पठार है ही नहीं, उदयपुर में जरूर पठार है, और प्रतापगढ़ में भी हालांकि पठार नहीं है, पर लसाड़िया के पठार का कुछ हिस्सा माना जाता है कि ये प्रतापगढ़ की सीमा को छूता है। बात करते हैं कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार का नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको लेकर हम जो है चर्चा करेंगे। देखिए कुंभलगढ़ और गोगुंदा, कुंभलगढ़ है राजसमंद में, गोगुंदा है हमारे उदयपुर में। इनके बीच का जो स्तर, इनके बीच का जो पठार है उसको हम कहते हैं भोराट का पठार। इसका सही आंसर क्या है? भोराट का पठार। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं भोराट का पठार कहां स्थित है। चलिए भोराट के पठार की चर्चा कर लें। तो ये आपके सामने दो जिले हैं। कौन कौन से? एक तो है हमारा झीलों की नगरी उदयपुर। कौन सा? जो झीलों के लिए फेमस शहर है, उसी का जिला उदयपुर। और उसके बाद जो अगला जिला है वो हमारा, जहां भगवान श्रीनाथ का फेमस मंदिर है नाथद्वारा में, वो जिला
राजसमंद। कौन सा जिला? राजसमंद। चलिए, इन दोनों ही जिलों में यहां पर पड़ता है हमारा, यहां पड़ती है हमारी कुंभलगढ़ चोटी। आप में से कौन ऐसा है जो इसकी ऊंचाई बताइएगा? चलिए, एक की ऊंचाई मैं बता देता हूं, और कुंभलगढ़ जो उदयपुर वाली, उसकी ऊंचाई आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 1224 मीटर। याद रखिएगा, 1224 मीटर। और इसी कुंभलगढ़ के नजदीक ही उदयपुर में एक चोटी है जिसका नाम है गोगुंदा। ये जो दोनों भाग है, गोगुंदा और कुंभलगढ़, इनके बीच वाले हिस्से को हम कहते हैं, इनके जो बीच का हिस्सा है उसको हम कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं भोराट का पठार। क्या कहते हैं? भोराट का पठार। क्या कहते हैं? भोराट का पठार। अब बात करते हैं भोराट के पठार की, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है हमारे 1250 मीटर। 1225 मीटर। कितनी है? 1225। और ये राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा पठार? भोराट का पठार। किसके बीच है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा उदयपुर के बीच। याद रखिएगा, राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। इस पठार की एक विशेषता और ले लूं तो ये जल विभाजक का कार्य करता है। किसका? जल विभाजक का। मतलब कि इस पठार के अगर हम बात कर लें पूर्व की, तो यहां से निकलने वाली जो नदियां हैं, जिसमें बनास भी हमारी निकलती है, ये नदियां, सभी नदियां जो है ये जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और हम बात करें इसके पश्चिम से निकलने वाली नदियां, ये सभी गिरती है अरब सागर में। तो याद रखिएगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक क्या होता है? कि ऐसा प्राकृतिक स्थान जहां से जल जो है वो दो अन्य अन्य महासागरों में, अन्य अलग अलग महासागरों में जाकर जल का वितरण होता है, जल वहां जाकर गिरता है, तो उसको हम जल विभाजक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला पठार है भोराट का पठार। कहाँ अवस्थित है? अभी मैंने आपको बताया था। कौन कौन से दो? एक तो है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। बिल्कुल सही आंसर है इसका, पहला ही आंसर बिल्कुल सही है। दिल्ली जयपुर तक, आमेर नाहरगढ़ तक, जोधपुर, यहाँ पर कोई भी पठार नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, अगला है लसाड़िया का पठार। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लसाड़िया का पठार जो है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अगर बात करें पूर्णतः ये कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। हालांकि इसकी कुछ सीमा जो है वो हमारे चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ से भी लगती है। इसकी चर्चा कर लेते हैं। लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? तो हम देखें तो देखिए, ये हमारे पास दो जिले हैं। फिर से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये है हमारा उदयपुर जिला, इसी प्रकार से ये हमारा चित्तौड़गढ़ है, और इसी प्रकार से ये हमारा है प्रतापगढ़। चलिए देख लेते हैं ये कहाँ स्थित है। इसकी अगर हम चर्चा करें तो देखिए, इस उदयपुर में यहाँ एक झील स्थित है जिसका नाम क्या है? जयसमंद झील। जयसमंद झील, जयसमंद झील। और ये जो जयसमंद झील है, इसके पूर्वी हिस्से में, इसके उत्तरी पूर्वी हिस्से में, इसके उत्तरी पूर्वी हिस्से में यहाँ ये जो पठार है इसको हम कहते हैं लसाड़िया का पठार। इसकी विशेषता अगर ले लें, लसाड़िया के पठार की विशेषता ले लें, तो ये राजस्थान का सबसे अधिक कटा-फटा पठार है।
कटा-फटा का मतलब है ये जो है इसकी जो पठार की जो ऊंचाई है वो तो है ही, पर उसके साथ इसमें जो है बहुत सारी चोटियां जो है कटी-फटी है, इसलिए इसको कहते हैं सर्वाधिक कटा-फटा पठार। कौन सा है? लसाड़िया का पठार है। और इसी लसाड़िया के पठार पर एक विशेष माता का मंदिर है जिसको हम कहते हैं इडाणा माता, और जो अपने स्वयं अग्नि स्नान के लिए बड़ी फेमस है। और ये जो क्षेत्र है ये आदिवासी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, जिसमें भील और हमारे जो मीणा जनजाति के लोग हैं, हमारी जनजातियां जो निवास करती है लसाड़िया के पठार में। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि उदयपुर में एक पठार और है, उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। चलिए इसकी हम बात कर लें उदयपुर में। तो देखिए इसी उदयपुर में और ये हमारा डूंगरपुर और ये हमारा बांसवाड़ा, ये जो तीनों जिले हैं, इन तीनों जिलों में संयुक्त रूप से यहाँ एक पठारी भाग पाया जाता है जिसको कहते हैं भूमट का पठार। क्या कहते हैं? भूमट का पठार। और ये जो भूमट का पठार है इसका नाम भूमट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भूमट जनजाति, कौन सी जनजाति? भूमट जनजाति निवास करती है। भूमट जनजाति का निवास क्षेत्र है, इसलिए इसको भूमट का पठार कहते हैं। इसके अतिरिक्त बात कर लें इस पूरे क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में बात करें तो भूगोल की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर एक जो है भील एकी आंदोलन, भील एकी आंदोलन हुआ था। वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में, जिन्होंने भीलों के शोषण और उनका जो दमन हो रहा था उसको रोकने के लिए आवाज उठाई, और इसी को हम जो है भील एकी आंदोलन के नाम से जानते हैं। और जो मोतीलाल तेजावत है वो भीलों के जो है उद्धारकर्ता, या हम कहें भीलों के जो है मसीहा कहलाते हैं। कौन? मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने भूमट जनजाति या हम के जो हमारे जनजाति क्षेत्र वाले लोग हैं जो इस भूमट वाले क्षेत्र में रहते हैं उनके उद्धार के लिए आंदोलन चलाया था राष्ट्रीय स्तर का। ठीक है, तो ये हमारा भूमट का पठार हो गया। इसके अतिरिक्त हमारे उदयपुर में एक पठार और है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा उदयपुर में एक पहाड़ियां हैं जिनका नाम है, पहाड़ियों का नाम है, एक तो है जरगा, एक तो हमारी जरगा और एक है हमारी रागा। जरगा और रागा दो पहाड़ियां हैं, और इन दोनों पहाड़ियों के मध्य वाला जो भाग है, इन दोनों पहाड़ियों के मध्य वाला भाग जो है उसका नाम है देशहरा का पठार। देशहरा का, इसकी विशेषता मैं आपको बता दूं, इसकी विशेषता यह है कि ये वर्ष भर जो है ये हरा रहता है। कैसा रहता है? हरा भरा रहता है। ये क्षेत्र कैसा रहता है? वर्ष भर। देश हरा जो है पठार, ये क्षेत्र जो है वर्ष भर हरा भरा रहता है, इसलिए इसको देशहरा का पठार भी कहते हैं। तो याद रखिएगा उदयपुर में ही रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच में जो स्थित है देशहरा का पठार स्थित है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अगला प्रश्न है कि जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। प्रश्न क्या है कि जयसमंद झील के पूर्व में, अभी मैंने बताया था कौन सा? लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि ऊपरमाल क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है हमारे सामने कि ऊपरमाल क्या है। देखिए राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ और भीलवाड़ा के बिजोलिया के बीच का जो हिस्सा है उसको हम ऊपरमाल का पठार कहते हैं। उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग चित्तौड़गढ़ की और भीलवाड़ा की। ये हमारे सामने रहा, जिले की सीमा हम बना देते हैं। देखिए राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जिनका कुछ हिस्सा इनकी मुख्य भूमि से अलग है। तो एक तो हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और दूसरे जिले का नाम जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बढ़ते हैं। इसी जिले के इस हिस्से में यहां पर है हमारा भैंसरोडगढ़। कौन सा स्थान है?
भैंसरोडगढ़। और इस भीलवाड़ा के इस हिस्से में जो स्थान है जिसका नाम है बिजोलिया। क्या नाम है? बिजोलिया। तो बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के मध्य वाली जो भूमि है उसको हम कहते हैं ऊपरमाल का पठार। क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार। इसी को हम क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मेवाड़ के उत्तरी हिस्से को, या हम कहें मेवाड़ जो भूमि है उसके उत्तरी हिस्से के भाग को हम कहते हैं ऊपरमाल का पठार। अब ऊपरमाल के पठार की चर्चा कर लें तो आप सभी को पता है कि एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन है, जो कि हमारे विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में चलाया गया था, बिजोलिया किसान आंदोलन। और ये इसी ऊपरमाल क्षेत्र से संबंधित है। अब बात करते हैं हम लोग चित्तौड़गढ़ किले की, या हम कहें चित्तौड़गढ़ की, तो इसमें भी हमारा एक पठार है जिसका नाम है मेसा का पठार। कौन सा? मेसा का पठार। बात कर ले मेसा की पठार की, तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो इसी पठार पर स्थित है। ऊंचाई की बात कर लें तो इसकी 620 मीटर ऊंचाई है। कितनी है? 620 मीटर ऊंचाई है मेसा के पठार की। और चर्चा कर ले मेसा के पठार के बारे में, तो देखिए इसको जो है दो नदियों द्वारा, कितनी नदियों द्वारा? दो नदियों द्वारा अपर्दित किया जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि मेसा के पठार को किन नदियों द्वारा अपर्दित किया जाता है? तो दो नदियों द्वारा अपर्दित किया जाता है। कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो है बेड़च नदी, सभी को पता है चित्तौड़गढ़ में बहती है बेड़च, और इसके पठार के जो उत्तरी भाग है उसमें जो बहती है वो है हमारी गंभीरी नदी। ये दोनों ही नदियां जो है इस पूरे मेसा के पठार को दोनों तरफ से जो है अपर्दित करती है। याद रखिएगा, एक तरफ गंभीरी नदी बहती है, एक तरफ बेड़च नदी बहती है। अब हम बात कर लेते हैं, एक पठार और है इसी चित्तौड़गढ़ में जिसका क्या नाम है मैं आपको बता दूं, जिसका जो नाम है वो है मान देशहरा का पठार। जिसका नाम है मान देशहरा का पठार। मान देशरा का पठार, याद रखिएगा। ये जो हमारा मेसा का पठार है इसके दक्षिण में स्थित है। तो कुल मिलाकर चित्तौड़गढ़ में 3 पठार आते हैं। इसके उत्तरी हिस्से में ऊपरमाल का पठार आता है, इसके मध्य हिस्से में मेसा का पठार आता है, और इसके दक्षिण में मान देशरा का पठार आता है। तो ये हमारे चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र के पठार हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो हमारे सामने ये प्रश्न था कि ऊपरमाल का पठार क्या है, तो ये चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित क्या है? पठारी भाग है। क्या है? चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मध्य। अगले प्रश्न को बात करेंगे, सुमेलित नहीं है। क्या पूछा है आपसे? सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित देखिए भोराट का पठार कहां पर है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, बिल्कुल सही है। भाकर क्या है? पूर्वी सिरोही की पहाड़ियां, बिल्कुल सही है। उड़िया का जो पठार है वो कहाँ है? माउंट आबू में, बिल्कुल सही है। और लसाड़िया का पठार कहाँ है? उदयपुर में। यहाँ क्या लिख दिया है? राजसमंद, ये गलत हो गया। तो यहाँ क्या है? उदयपुर में। तो ये वाला इसका आंसर हो गया चौथा, जो बिल्कुल सुमेलित नहीं है। अगला है, राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो आपको पता है कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़ लिखा है, जयपुर, जालोर, बाड़मेर लिखा है, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा लिखा है, और सिरोही, पाली और उदयपुर लिखा है। तो देखिए इसमें जो है सही आंसर जो आएगा, वैसे तो इसमें सही बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर तो है ही नहीं, क्योंकि बिजोलिया जो है वो भीलवाड़ा का हिस्सा है और भैंसरोडगढ़ जो है वो चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है। परंतु ये जो हमारा कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला जो इलाका है ये इसी के पास पड़ता है। इसका जो हम कहें कि बिल्कुल नजदीकी सही आंसर क्या होगा? ये वाला होगा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, क्योंकि इस क्षेत्र में भी इसका थोड़ा बहुत पार्ट आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मेसा के पठार किस जिले में स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। कौन सा पठार? मेसा का पठार। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारे प्रश्न जो है समाप्त हो गया। हम बात कर लेते हैं कि इसके अतिरिक्त कोई पठार हमारा शेष है क्या, या राजस्थान में और भी कोई पठार है क्या? तो हम देखिए बात करते हैं। तो देखिए ये है हमारा अलवर। ये क्या है? अलवर है। और इस अलवर की बात मैं कर लूं तो इस अलवर में एक पठार है जिसका नाम है काकन
वाड़ा का पठार, क्या नाम है? काकनवाड़ा का पठार। और इसकी हम चर्चा करें तो ये दो दो जो चोटियां हैं वो इसी पठार पे स्थित है। एक तो कौन सी हमारी, भानगढ़, भानगढ़, और एक जो दूसरी चोटी है वो है हमारी बालागढ़, जिस पर अलवर का किला स्थित है। तो ये दोनों चोटियां इसी काकनवाड़ा के पठार पर स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? ये है हमारे अलवर जिले में। कहां पर है? अलवर जिले में। तो याद रखिएगा अलवर में कौन सा है? काकनवाड़ा का पठार। इसके अतिरिक्त हमारा एक पठारी भाग और है जिसको हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये मुख्य रूप से 12, ये मुख्य रूप से जिले आते हैं। तो ये जो पठारी भाग है हाड़ौती का पठार, जिसकी हमने पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या जो है हमारे पूर्व के वीडियो में की है, तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि हाड़ौती के पठार में क्या क्या विशेषता है और इसमें किस किस भाग में बटा है। मैं छोटा मोटा बता दूं आपको, तो इसको दक्कन का पठार भी कहते हैं। इसमें जो है झालावाड़ का पठार भी आता है, मुकुंदरा की पहाड़ी आती है, शाहबाद उच्च भूमि आती है, इसके अतिरिक्त बूंदी की पहाड़ियाँ आती है, रामगढ़ की घोड़े की नाल की पहाड़ी आती है। तो ये सभी इसी भाग में स्थित है। इसके लिए आप जो है हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अभी यहीं तक विराम देकर मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद साथियों।